लाइक और सब्सक्राइब। अकेला खड़ा एक आदमी चमक भरी आंखों से पहाड़ों की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। तभी उसके दोस्त ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सपने देख रहा है अविनाश। अविनाश ने मुड़कर देखा। सपने तो बहुत दिनों से देख रहा था, पर अब सच होने का वक्त आया है। मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। दोस्त ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी बीवी कब से इंतजार कर रही थी। अविनाश के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। शादी के दिन ही बुलावा आ गया था। ना बीवी से बात करने का मौका मिला, ना उसके आंसू पोंछने का। दोस्त ने कोहनी मारकर उसे छेड़ा। साफ साफ बोल, ना सुहागरात मनाने का मौका मिला, ना हनीमून पर जाने का। अब दिल के सारे अरमान पूरे कर लेना। अविनाश ने शर्मीली सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, 1 महीने की छुट्टी है अरुण सर, हनीमून तो बनता है। देश की सरहद पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी सेना की एक चौकी पर हमेशा की तरह खुशनुमा और हल्का माहौल था। एक कमांडर के साथ यहाँ पर 2 अफसर और कुछ जवान तैनात थे। ढलते सूरज की हल्की रोशनी में सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक गोलियों की दंदनाहट से मीलों तक फैला सन्नाटा दहल गया। पेड़ों पर बैठे पक्षियों का झुंड आसमान की तरफ उड़ गया। पहली गोली अविनाश के सीने को चीर गई। अरुण के सामने वो लाश बनकर गिर पड़ा। चेहरे पर अब तक वही शर्मीली मुस्कान थी। अरुण बैरक्स की तरफ भागा। बाकी फौजी भी तेजी से उठकर बंदूकों की तरफ दौड़े, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही सभी एक एक करके गोलियों का निशाना बन गए। कुछ ही देर में वातावरण फिर से पहले जैसा शांत हो गया। ऐसे में भारी कदमों की आवाज चौकी की तरफ बढ़ रही थी। काले कपड़े पहने, भारी दाढ़ी और क्रूर चेहरे वाला एक लंबा चौड़ा आदमी 5 लोगों के साथ वहां पहुंचा। एक जगह खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। खून से लथपथ फौजियों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। किसी का हाथ गायब था तो किसी का सिर फट गया था। इतने भयानक मंजर को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान आ गई। उसने अपने साथी के हाथ से लेकर सैटेलाइट फोन पर एक बटन दबाया और अहंकार भरी आवाज में कहा, मुबारक हो जनाब, पहला मिशन कामयाब हो गया। उधर से जवाब सुनकर उसने ठहाका लगाते हुए कहा, उन्हें एक गोली तक चलाने का मौका नहीं दिया। हमने सबके सब पहले वार में ही खत्म। फोन काटकर उसने नफरत से मरे हुए सैनिकों की तरफ देखा। बेवकूफ़ कहीं कि तुम्हारे देश ने तुम जैसे कमजोर सैनिक बॉर्डर पर रख के हमारा काम आसान कर दिया। आज एक चौकी उड़ाई है, कल अगले पड़ाव को मिट्टी में मिला देंगे। तुम भारत वालों को शांति चाहिए ना, तो मौत से बेहतर शांति कहाँ मिलेगी। इस पूरे बॉर्डर की चौकियां एक एक करके उड़ा देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब वो दिन दूर नहीं जब इस इलाके पर हमारा परचम लहराएगा और ये खूबसूरत इलाका हमारे देश का हिस्सा बन जाएगा। तभी अंदर का मुआयना करने गया एक आदमी दौड़कर उसके पास आया। जनाब, यहाँ सिर्फ 9 लाशें हैं। लंबे आदमी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। 10वां सैनिक कहाँ गया? इस चौकी पर तो 10 लोग थे। ठीक से देखो डरपोक, कहीं अंदर छुपा तो नहीं बैठा। उसके साथी ने इनकार किया। सब जगह देख लिया जनाब, जिंदा या मुर्दा कोई और नहीं मिला। उनके सरदार दिखने वाले लंबे आदमी ने फिर से फोन मिलाया। एक सैनिक गायब है। भागने का तो सवाल ही नहीं, हमने मौका ही नहीं दिया। वो शुरू से यहाँ मौजूद नहीं था। आप कहें तो उसे ढूंढने आगे तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ से उसे सख्त आवाज में निर्देश मिला, इस वक्त आगे जाने में खतरा है। नहीं, हम उसे नहीं ढूंढेंगे। इस देश के सैनिकों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अपनी जान से ज्यादा इन्हें अपने देश की मिट्टी और अपने साथियों की जान प्यारी होती है। देखना, वो 10वां सैनिक खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। अभी के लिए लौट जाओ, उसे जंगल में खत्म करना। सरदार ने फोन बंद करके अपने आदमियों को कहा, ये लाशें उठा के रसोई घर में डाल दो और इस जगह को आग लगा दो। राख हो जाने दो बॉर्डर की पहली चौकी। इन्हें पड़ोसी देश की ताकत का अंदाजा लगना चाहिए। कुछ ही देर में पूरी चौकी आग की लपटों से घिर गई। अपने साथियों के साथ सरदार मुड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। लेकिन एक सवाल उसे अब तक परेशान कर रहा था, आखिर है कहाँ वो 10वां सैनिक? तारांकन जंगल के रास्ते से घोड़ा गाड़ी पर सवार विक्रम अपनी चौकी की तरफ बढ़ रहा था। सुबह अंधेरे में ही वो राशन और जरूरत का बाकी सामान लेने अगली चौकी के लिए निकला था। पहाड़ों के ऊपर बसी उनकी चौकी तक जाने की कोई सड़क या सीधा रास्ता नहीं था। पथरीली पहाड़ियों और कच्ची पगडंडियों के साथ घने जंगल से गुजरता हुआ सिर्फ घोड़ा गाड़ी ही एक तरीका था आने जाने का, या फिर पैदल चलना होता। विक्रम 6 फुट का लंबा आकर्षक नौजवान था। गोरा रंग, गहरी काली आंखें और तराशा हुआ चेहरा देखकर यूनिट वाले उसे हीरो कहते थे। फौजी ट्रेनिंग के बाद उसके मजबूत कंधों और चौड़े सीने पर वर्दी बेहद शानदार लगती थी। पिछले 6 महीनों से वो देश की आखिरी चौकी पर तैनात था। ये उसकी पहली पोस्टिंग थी, जो उसकी सजा का हिस्सा थी। विक्रम का परिवार पहाड़ों के नीचे गांव में रहता था। उसके परदादा और उनसे पहले के परिवार के सदस्य ज्यादातर जंगली जानवरों का शिकार करके उन्हें बेचते थे और उसी कमाई से अपनी गुजर बसर करते थे। बॉर्डर के नजदीक होने के कारण अक्सर सेना के जवान उनके गांव के आसपास नजर आते। विक्रम के पिता बचपन से वर्दी वाले जवानों को देखकर खुद भी सेना में भर्ती होने का सपना देखने लगे। उन्हें बचपन में स्कूल की शिक्षा नहीं मिली थी, इसलिए ये सपना पूरा नहीं हो सका, पर अपने बेटे को उन्होंने शुरू से पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। जब विक्रम के नाम सेना की ट्रेनिंग यूनिट में दाखिले का खत आया तो उसके पिता विक्रम को गले लगा के रो पड़े।
ट्रेनिंग पर जाने से पहले उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा मेरी जिंदगी सफल हो गई, तुझे अपने देश के सैनिक की वर्दी में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही फौजी बन गया। इस वर्दी की इज्जत करना और अपने देश का नाम हमेशा ऊंचा रखना गर्व है मुझे अपने बेटे पर। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान धीरज नाम के एक फौजी के साथ विक्रम का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसे सजा के तौर पर इस पहाड़ी चौकी में भेज दिया गया। वैसे यहाँ कोई खास तकलीफ नहीं थी, सिवाय इसके कि 6 महीनों में उसने एक बार भी गन नहीं चलाई थी। एक असली फौजी होने का उसे कोई अनुभव नहीं मिला था। बिल्कुल बॉर्डर से लगी हुई ये जगह एक तरफ पथरीले सपाट पहाड़ों से घिरी थी और दूसरी तरफ बेहद घने जंगल से। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि उनकी टहनियों और पत्तों से सूरज की रोशनी पूरी तरह से कट गई थी। जंगल के ज्यादातर हिस्से की जमीन पर सूरज की किरणें कभी नहीं पड़ती थीं। सदियों पुराने पेड़ों के तने इतने मोटे थे कि 4-5 आदमी उनके पीछे छुपे रह सकते थे, लेकिन इस जंगल से गुजरकर सरहद पार करना बेहद मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। इसलिए जंगल के किनारे बनी चौकी पर पिछले 30 सालों में कभी हमला नहीं हुआ था। फिर भी सरहद की रक्षा के नाम पर सेना की एक छोटी टुकड़ी को यहाँ रखा जाता था, लेकिन उसमें ऐसे जवान रहते थे जिन्हें या तो किसी वजह से सजा दी गई हो या वो रिटायर होने वाले हों। इसलिए वो सभी दोस्तों की तरह हंसी मजाक करते हुए अपने दिन बिताते थे। विक्रम जानता था इस वक्त सभी बाहर बैठकर कप्तान अरुण के गिटार का आनंद ले रहे होंगे। 2 दिन पहले की तरह शायद सब उन्हें छेड़ भी रहे होंगे। 2 दिन पहले का मंजर याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेजर रवि अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीर निहार रहे थे जब कप्तान अरुण गिटार पर एक प्यार भरे फिल्मी गीत की धुन बजा रहे थे। सूबेदार हनुमान सिंह ने चुटकी लेते हुए पूछा, सर जी आप ये गाना अपने लिए बजा रहे हैं या मेजर साहब के लिए? अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सबके लिए सूबेदार साहब। आपको भी भाभी जी की याद आई या नहीं? कर्नल राकेश हंसने लगे, हम लोग अब अपनी बीवियों को प्यार भरे गीतों से नहीं फोन पर मिली उनकी डांट से याद करते हैं। मौज मस्ती के दिन तो तुम्हारे हैं। अच्छा बताओ तुम्हारी मंगेतर विशाखा कभी तुमसे गुस्सा होती है या नहीं? अरुण ने शर्माते हुए जवाब दिया, बस एक बार हुई थी सर, क्योंकि इतने महीनों से छुट्टी नहीं जा पाया। ठहाका लगाते हुए कर्नल राकेश ने कहा, वो तो प्यार वाली फटकार मिली होगी। हमारी उम्र तक आते आते इस डांट से सारा प्यार हवा हो जाता है, रह जाती हैं सिर्फ गुर्राती हुई श्रीमती जी, चाहे फोन पर हो या साक्षात। मेजर रवि ने कर्नल राकेश की ओर देखा। देश की सेना के इतने बड़े अफसर जो किसी दुश्मन से नहीं डरते, अपनी बीवी की एक आवाज में फौरन चुप हो जाते हैं। सूबेदार हनुमान सिंह ने सबको सूप देते हुए कहा, साहब जी असली सरकार तो घर की ही होती है। देश की सत्ता हम अपने वोट से हर 5 साल में बदल सकते हैं, लेकिन शादी के बाद घर पर हुकूमत तो परमानेंट बीवी की हो जाती है, उसे बदलना आसान नहीं होता। सबके हंसने की आवाज चारों तरफ फैल गई। राइफलमैन अविनाश ने अरुण को दिलासा दिया, इनकी बात सुन के आप शादी का इरादा मत बदल देना सर। महीनों तक जब ड्यूटी करने के बाद बीवी का शर्माता मुस्कुराता चेहरा देखने को मिलता है तो लगता है जिंदगी में बहार आ गई। मेजर रवि हंस पड़े, अविनाश के अंदर का शायर यहाँ फुर्सत से अपनी बीवी के लिए कविताएं लिखता है। लंबी सांस लेते हुए अविनाश ने चारों तरफ देखा, और क्या करें सर, एक गलती के कारण यहाँ पोस्टिंग हो गई तो अपने अंदर के फौजी की जगह अंदर के शायर को ही काम पर लगा देते हैं। सबकी बातें सुनकर विक्रम ने पूछा, बाकी चौकियों में ऐसा नहीं होता क्या? वहाँ हमेशा लड़ाई चलती है। उसके भोलेपन पर सब हंस पड़े, सिवाय कर्नल राकेश के। सिपाही विक्रम, तुमने अभी कुछ देखा नहीं है। फौजी होने का मतलब हर समय दुश्मनों से लड़ना नहीं होता, लेकिन हमें अपने आप को दुश्मन के लिए हमेशा तैयार रखना पड़ता है। उसके लिए रोज की एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और अभ्यास जरूरी होता है। यहाँ किसी तरह का ट्रेनिंग का सामान नहीं है। हमारे पास हथियार भी नाम के लिए हैं, क्योंकि ये एक ठंडी चौकी है। तुम सब किसी ना किसी वजह से यहाँ आए हो और मैं इसलिए आया हूँ कि 6 महीने बाद मुझे रिटायर होना है। सारी जिंदगी अपने देश के नाम करने के बाद आर्मी नहीं चाहती कि आखिरी पोस्टिंग में मुझे किसी खतरे का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हारे आगे अभी जिंदगी की किताब के पन्ने खुलने बाकी हैं। जितना हो सके खुद को सख्त और इस लायक बनाओ कि कल अगर देश के लिए जान देनी भी पड़े तो उससे पहले दुश्मन के 10 आदमियों का खून बहाने की ताकत हो। मेजर रवि ने उठकर विक्रम की पीठ थपथपाए, आगे से गुस्से पर थोड़ा काबू रखना और अपने अंदर की आग को दुश्मन पर निकालना। तुम जवान खून हो, जोश में होश मत खोना। विक्रम ने ट्रेनिंग के दौरान हुई लड़ाई के बारे में किसी को नहीं बताया था, ना ही वो अब कुछ कहना चाहता था, इसलिए सिर हिलाकर अपने अफसर की बात मान ली। ऐसे ही खुशनुमा चुटकियों और सीखों में हर दिन गुजर जाता था। विक्रम को यकीन था आज की शाम भी ऐसी ही बीत रही होगी। रास्ते में हुई तेज बारिश की वजह से उसे रुकना पड़ा था, वरना अब तक वो अपनी चौकी पर पहुंच गया होता। घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, बस बादल, थोड़ी देर और फिर तू भी आराम करना। लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि किस तरह का दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद जब बादल के साथ वो चौकी के नजदीक पहुंचा तो आग की लपटों की लाल रोशनी से आसमान तमतमा रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से विक्रम ने बादल को तेजी से दौड़ाया। चौकी के सामने रुकते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सभी टेंट और कमरे आग की लपेट में आ चुके थे। ऊंची ऊंची लपटों के बीच उसे कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही थी। सब लोग कहाँ गए? धड़कते दिल के साथ उसने कदम आगे बढ़ाए। रसोई घर के करीब पहुंचते ही उसे एक अधजली तस्वीर जमीन पर नजर आई।
ये तो रवि सर की मैडम और बेटे की तस्वीर है। विक्रम की आवाज़ कांपने लगी। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। जले हुए दरवाजे के अंदर का नज़ारा देखकर एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंदर जलती हुई 9 लाशें थीं। किसी के सिर्फ पैर बचे थे, किसी का एक हाथ। कैप्टन अरुण का टूटा हुआ गिटार एक कोने में अब तक आग से बचा हुआ था। अनाज की बोरियां जलकर राख हो चुकी थीं। विक्रम की नज़र लोहे के एक पलंग की तरफ गई। चौकी के सब अफसर और जवान अपने हथियार यहीं रखते थे क्योंकि इस चौकी पर कोई खतरा नहीं था। कभी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज भी हथियार अनछुए वही पड़े थे। जिसने भी हमला किया उसने किसी को हथियारों तक पहुंचने का मौका तक नहीं दिया। पलटकर विक्रम बाहर दौड़ आया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं से उसका चेहरा पूरी तरह भीग गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करें। इधर उधर देखकर अचानक वह जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी दिल दहला देने वाली चीख पहाड़ों में गूंज गई। धुंधली आंखों से उसने ऊंचे पहाड़ों को देखा और चिल्लाकर पूछा, क्यों तुमने दुश्मनों का रास्ता नहीं रोका? तुम तो हमारे देश के पहरेदार हो ना, फिर आज मेरे साथियों को क्यों नहीं बचा पाए? जब उसकी आवाज गूंजकर वापस उसी से टकरा गई तो अपनी मुट्ठियों से आंसू पोंछकर विक्रम उठ खड़ा हुआ। ये वक्त रोने का नहीं था। उसके साथी, जिन्हें वो भाई जैसा मानता था, शहीद हुए थे। ये खबर अगली चौकी तक पहुंचाना जरूरी थी। विक्रम उठकर उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां सैटेलाइट फोन था, लेकिन वो जगह भी जलकर राख हो चुकी थी। विक्रम के पास किसी को संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था, सिवाय इसके कि वो खुद घोड़े पर सवार होकर कई घंटों के सफर के बाद अगली चौकी तक पहुंचता। नहीं, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। जिन लोगों ने मेरे साथियों की ये हालत की है उन्हें पकड़ना मेरा फर्ज ही नहीं, मकसद भी है। जरूर वो जंगल में छुपे होंगे और मुझे हर हाल में उन्हें ढूंढना है। विक्रम दौड़कर स्टोव की तरफ आया। आग की वजह से ज्यादातर हथियार पिघल गए थे। एक लंबी छुरी के अलावा वहाँ कुछ नहीं बचा था। विक्रम ने छुरी उठा ली। आखिरी बार उसने फिर से सब तरफ नजर दौड़ाई। रसोई घर अब तक पूरी तरह से जल चुका था। जहां रोज शाम को हंसी की फुहारें और कप्तान अरुण के गिटार की धुन सुनाई देती थी, वहां आज मौत का भयानक सन्नाटा था। ये कैसा अंत था इतनी जिंदगियों का? कर्नल राकेश, ये कुछ महीनों में रिटायर होकर अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते थे। मेजर रवि, जिनकी बीवी और 2 साल का बेटा उनका इंतजार कर रहे थे। कैप्टन अरुण, जिनकी शादी होने वाली थी। सूबेदार हनुमान सिंह, जिनका बेटा कुछ दिन पहले ही अफसर बना था। और बाकी सब, जिनके लिए परिवार वाले पलके बिछाए बैठे थे। अगर दुश्मनों से लड़ते हुए इनकी मौत होती तो इन्हें खुद भी उसका अफसोस नहीं होता भी, लेकिन यहाँ इस वीराने में छुपकर आने वाले दुश्मन के हाथों उनका अंत होगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। विक्रम का खून खौल उठा और वो फिर से चीखा, निहत्थे सैनिकों के पीछे से आकर वार करने को बहादुरी कहते हो? काया हो तुम और तुम्हारा देश। हिम्मत होती तो सामने आकर लड़ते, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। एक एक जान की कीमत तुम्हें देनी होगी अपने खून से। अगले ही पल मुड़कर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रम का अगला वार क्या होगा? क्या विक्रम अपने साथियों के बलिदान का बदला ले पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सिर्फ आयरन मैन के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। विक्रम की आंखों में लड़कपन की शरारत नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय की चमक थी। उसके पास ना लड़ाई का अनुभव था, ना कभी दुश्मन से टक्कर हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान उसने लकड़ी के टारगेट पर सिर्फ एक बार गोलियां दागी थीं, पर आज तक किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी। पिस्तौल तो उसने कभी पकड़कर भी नहीं देखी थी। फिर भी बिना किसी डर के विक्रम तेजी से जंगल की ओर जा रहा था। बदला लेने का जज्बा और गुस्से से उबलता हुआ खून उसे हिम्मत देने के लिए काफी था। अचानक एक तेज धमाके की आवाज हुई। विक्रम ठिठक कर वहीं रुक गया। उसने मुड़कर चौकी की तरफ देखा। चौकी के स्टोव में कुछ ग्रेनेड थे। हो सकता है आग की वजह से कोई ग्रेनेड फट गया हो, लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब एक और धमाका हुआ तो विक्रम को यकीन हो गया कि ये आवाज चौकी से नहीं बल्कि आगे जंगल से आई है। इसका मतलब उसके साथियों के हत्यारे जंगल में मौजूद थे। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर पड़े 2 खाली बुलेट्स पर गई। विक्रम सोच में पड़ गया। हमला करने वाले चौकी पर इतनी दूर से गोलियां नहीं चलाएंगे। लगता है यहाँ भी किसी पर फायरिंग हुई है। इसका मतलब दुश्मन के अलावा यहाँ कोई और भी है। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। कहीं ये सीक्रेट कमांडोज की फोर्स तो नहीं? अपनी ट्रेनिंग के दौरान विक्रम को सीक्रेट कमांडो फोर्स के बारे में पता चला था। उनकी ट्रेनिंग काफी लंबे टाइम की होती थी और सबसे काबिल और बहादुर सिपाहियों को ही उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलता था। विक्रम उस मौके के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ट्रेनिंग कैंप में धीरज नाम का एक सिपाही था, जो शायद किसी बड़े अफसर के परिवार से था। धीरज की कुछ हरकतों के कारण एक दिन विक्रम ने उसे बहुत मारा। उसी दिन कैंप के कमांडर ने विक्रम की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही उसे इस बॉर्डर की चौकी पर रिपोर्ट करने का आदेश सुना दिया। इस तरह स्पेशल कमांडो फोर्स का सपना विक्रम के लिए सपना ही बन के रह गया। आज जंगल में इस कमांडो फोर्स के होने की संभावना ने विक्रम को नई ऊर्जा से भर दिया। घने जंगल में वो बिना किसी डर के दाखिल हो गया। अंधेरे के कारण हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। कुछ मिनट में विक्रम की आंखें इस अंधेरे की आदी हो गईं।
5 साल की उम्र से वो अपने पिता और दादा के साथ जंगल में शिकार पर जाता था। पेड़ पत्तों को पहचानना और हल्की से हल्की आवाज को भी सुन लेना उसकी खासियत थी, इसलिए विक्रम को एहसास हो गया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग मौजूद हैं। आहट ना के बराबर थी, लेकिन विक्रम को यकीन था। सांस रोके वो एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी गोलियां चलने की आवाज आई। विक्रम चौंक गया। ऐसा लगा जैसे पेड़ के 2 हिस्से जमीन पर गिर पड़े। उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि घास और पत्तों से ढका हुआ एक खास किस्म का यूनिफॉर्म पहने ये 2 आदमी गिरने से पहले उसके बहुत करीब खड़े थे। लेकिन ये हैं कौन और इन्हें मारा किसने? अपने आप से सवाल करने के बाद जब वहां कोई नहीं दिखा तो विक्रम ने झुककर एक लाश को पलटा। उसके चेहरे पर भी मिट्टी और घास चिपकी थी। कहना मुश्किल था कि वो दुश्मन था या दोस्त। विक्रम सावधानी से पेड़ के पीछे से बाहर निकला, लेकिन बाहर आते ही उसके सामने बंदूक ताने एक और सिपाही खड़ा था। विक्रम ने बिना सोचे तेजी से अपनी छुरी उसकी तरफ घुमाई। सिपाही ने बंदूक की नोक से उसका वार रोकते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी छुरी मेरी गन से ज्यादा तेज है? विक्रम ने चौंक कर सिपाही की तरफ देखा। उसकी हरे और भूरे रंग की वर्दी अपने देश की सेना की एक यूनिफॉर्म थी। सिर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट था और हाथों में आधुनिक बंदूक। उसके चेहरे पर काला पेंट लगा हुआ था। अगर विक्रम ने उसकी आवाज ना सुनी होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। लड़की ने कदम उसकी तरफ बढ़ाया तो विक्रम बोल पड़ा, मैं भी इंडियन आर्मी से हूँ, गोली मत चलाना। उद्धरण। लड़की ने सर से पांव तक उसे देखा। फौजी वर्दी देखकर उसने अगला सवाल किया, सर्विस नंबर, यूनिट का नाम, कौन सी चौकी? विक्रम ने जवाब देने के लिए जैसे ही मुंह खोला उसके कानों ने एक आहट सुनी। लड़की के पीछे पेड़ के पत्तों के बीच से एक बंदूक की नली धीरे से बाहर निकली। बिना कुछ सोचे वो लड़की पर कूद पड़ा और उसे पकड़े हुए जमीन पर लुढ़क कर पेड़ के पीछे हो गया। उनके गिरने के 1 सेकंड बाद ही साइलेंसर लगी गन से निकली गोली पेड़ से टकरा गई। बिजली की फुर्ती से लड़की ने खुद को छुड़ाया और विक्रम को धक्का मारकर दूसरी तरफ गिरा दिया। तभी दनादन 3 गोलियां उस जगह पर आ लगी जहां वो दोनों गिरे थे। विक्रम ने हैरानी से लड़की की तरफ देखा जो अब पेड़ की आड़ से अंधेरे में निशाना लगा रही थी। अगर उसने धक्का ना दिया होता तो तीनों गोलियां विक्रम के अंदर होती। आवाज से विक्रम को एहसास हो गया था कि सामने एक नहीं बल्कि 2 दुश्मन हैं। उसने सेब के जितना बड़ा पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंका। हवा में ही वो पत्थर गोली का निशाना बनकर चूर चूर हो गया। तभी एक और गोली लड़की की बंदूक से टकराए और उसके हाथ से छूटकर बंदूक दूर जा गिरी। उसने फौरन अपनी बेल्ट से पिस्तौल निकाल ली। उसकी अगली गोली सही निशाने पर लगी और पेड़ से एक आदमी जमीन पर आ गिरा। उसकी गन विक्रम के बहुत नजदीक थी। झटके से विक्रम ने गन उठा ली। पेड़ की आड़ में छुपी लड़की ने विक्रम को गन देने का इशारा किया। एक पल के लिए विक्रम सोच में पड़ गया। लड़की की वर्दी जरूर अपने देश की थी, लेकिन पता नहीं वो कौन है। ऐसे में हथियार उसे थमा देना क्या सही रहता, लेकिन अगले ही पल विक्रम ने गन उसकी तरफ उछाल दी। चीते की तरह हवा में उछलकर लड़की ने गन पकड़ी और जमीन पर कलाबाजी खाते हुए सामने वाले पेड़ की तरफ बढ़ गई। उधर से लगातार आई गोलियां उसको छू भी नहीं पाईं। दोनों तरफ से गोलियों की आवाज आने लगी। 5 सेकंड के अंदर दूसरा आदमी भी ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम जब पेड़ की आड़ से बाहर निकला तो उसने देखा लड़की की कमर से खून बह रहा था। आपको चोट लगी है? विक्रम ने खून से रंगी उसकी जैकेट की तरफ इशारा किया। गोली छूकर निकल गई। ज्यादा कुछ नहीं है, लड़की ने लापरवाही से कहा। 1 मिनट। विक्रम ने गिरे हुए आदमी का बैग उठाकर खोला। इसमें फर्स्ट एड होगी। उद्धरण। फर्स्ट एड मेरे पास भी है। अगर तुम फौजी हो तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? लड़की ने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा। विक्रम कुछ कहता इससे पहले लड़की ने दांत पीसकर कहा, भागो, और वो खुद जंगल के अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। किसी आहट का एहसास होते ही विक्रम भी फुर्ती से उसके पीछे दौड़ा। लड़की की तेजी देखकर वो फिर से दंग रह गया। ये लड़की सिपाही है या भूत? उसने मन ही मन सोचा। काफी दूर निकलने के बाद लड़की अचानक रुक गई और कहा, ये जगह दुश्मन के रेदा की पहुंच से बाहर है। यहाँ वो नहीं आ सकते। कुछ देर आराम करके फिर हम जंगल में वापस जाएंगे। विक्रम ने देखा वहाँ एक छोटा सा तालाब था। उसके किनारे बैठकर लड़की ने अपनी जैकेट उतारी और फिर कंधे पर लटका भारी बैग उतारकर नीचे रखा। अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसने अपनी कमीज को एक तरफ से ऊपर किया और कमर के घाव पर एंटीसेप्टिक लगाया। ना उसके चेहरे पर कोई दर्द का निशान था, ना आंखों में घबराहट। एक ट्यूब से दवा लगाकर उसने घाव पर पट्टी चिपका दी। जब उसने नजर उठाकर देखा तो विक्रम आंखें फाड़े उसकी चोट की तरफ देख रहा था। लड़की ने गुस्से में पूछा, घूर क्या रहे हो? शर्म नहीं आती? तब विक्रम को एहसास हुआ कि चोट उसकी कमर पर थी और इस तरह से देखना गलत था। माफ कीजिए, मैं सिर्फ आपकी चोट के लिए परेशान था, उसने नजर झुकाते हुए कहा। जब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने धीरे से सिर उठाया। मेरा नाम सिपाही विक्रम चौहान है, और आपका? लड़की ने बिना देखे कहा, हम यहाँ जान पहचान बढ़ाने नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारा मिशन क्या है, लेकिन जो भी है सावधानी से पूरा करो।
देश के लिए मरने वाले सिपाही तो बहुत होते हैं, लेकिन देश के लिए जिंदा रहकर दुश्मन का सामना करना ज्यादा जरूरी है। विक्रम के मन में लड़की के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। अब उसे कोई शक नहीं रहा कि वो अपने देश की सेना का ही हिस्सा थी। विक्रम ने अपनी यूनिट का नाम और चौकी पर हुए हादसे के बारे में उसे बताया। लड़की चौंक गई। तुमने इस बात की खबर रेजिमेंट के ऑफिस तक पहुंचाई या नहीं? विक्रम ने सिर हिलाया। सैटेलाइट फोन भी जल गया। खबर पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। मेरे साथियों के बलिदान के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। अगली चौकी तक जाने का समय नहीं था मेरे पास। मुझे लगा दुश्मन ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए उन्हें ढूंढते हुए जंगल में चला आया। उद्धरण। लड़की ने हैरानी से उसे देखा। हाथ में छुरी लेकर तुम दुश्मन से लड़ने आ गए? एक गन तक नहीं है तुम्हारे पास? मुकाबला करने के लिए सिर्फ इरादा नहीं, हथियार भी चाहिए होते हैं। उद्धरण। विक्रम शर्मिंदा था, लेकिन उसने लड़की को सच सच बता दिया कि उसे गन चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है और पिस्तौल को उसने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। लड़की ने अपने माथे पर हाथ दे मारा। तुम यहाँ देश के दुश्मन से लड़ने आए हो या गिलहरी का शिकार करने? कैसे फौजी हो जो गन चलानी भी नहीं आती? उद्धरण। अगले 1 घंटे में लड़की ने विक्रम को अपनी गन के बारे में सब कुछ सिखाया और उसे निशाना साधने का तरीका बताया। वहाँ गोली चलाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इससे दुश्मन को उनकी पोजीशन का पता चल जाता। लड़की ने बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पीकर विक्रम को थमा दी। पानी पीकर विक्रम को एहसास हुआ कि उसने पिछले 12 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। लड़की ने जैसे उसके मन की बात समझ ली और बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकला। ये खास तरह के बिस्किट मिशन पर जाने वाले फौजियों के लिए बनाए जाते हैं। एक बिस्किट में एक वक्त के खाने की ताकत और विटामिन होते हैं। खुद एक बिस्किट खाकर लड़की ने विक्रम को 2 बिस्कुट दिए। खाने के बाद विक्रम ने कहा, सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं पहरा देता हूँ। उद्धरण। उसकी बात मानकर लड़की एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी बेल्ट से खुद को टहनी के साथ बांध लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गई। इस तरह पेड़ पर सोना अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जरूरी था। लड़की को देखकर विक्रम को और भी यकीन होने लगा कि वो किसी खास फोर्स का हिस्सा है, लेकिन उसका मिशन क्या है और कौन है वो लोग जिसको उसने मारा था? विक्रम के पास सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक लंबी सांस लेकर वो पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। अपने दादा से उसने नींद पर काबू पाने का तरीका बचपन में सीखा था। आम लोगों के मुकाबले विक्रम सिर्फ 3 घंटे की नींद लेकर पूरा दिन काम कर सकता था। जब वो लोग जंगल में शिकार पर निकलते थे तो महीनों तक वापस नहीं आते थे। ऐसे में बीमार पड़ने या चोट लगने पर किसी दवा या डॉक्टर का सहारा मिलना मुश्किल था। विक्रम के दादा जड़ी बूटियां के बारे में सब कुछ जानते थे। साथ ही वो योग के कुछ ऐसे आसन करते थे जिनमें सांस लेने की प्रक्रिया से शरीर की चोट या बीमारी को कम किया जा सकता है। इन देसी तरीकों से विक्रम भी अच्छी तरह वाकिफ था। जैसे ही सुबह का उजाला होने का एहसास हुआ, लड़की उठ गई, लेकिन जब उसने बेल्ट खोलने की कोशिश की तो उसकी चोट से खून निकलने लगा। कसकर बेल्ट लगाने की वजह से घाव ठीक नहीं हुआ था। उसकी शर्ट पर खून के ताज़ा निशान देखकर विक्रम ने उसे रुकने को कहा और दौड़कर तालाब के किनारे गया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो पौधे मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। दोनों हाथों में ढेर सारी पत्तियां लेकर वो वापस आया। पूरी ताकत से पत्तियों को मसलते हुए उसने कहा, शर्ट ऊपर कीजिए। उद्धरण। लड़की ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बिना डरे पूछा, अगर मैं डॉक्टर होता तो भी आप गुस्सा करती? कुछ देर के लिए मुझे डॉक्टर समझ लीजिए। उद्धरण। धीरे से लड़की ने एक तरफ से अपनी शर्ट ऊपर कर ली। उसने पट्टी पहले ही हटा दी थी। विक्रम ने बिना उसे छुए पत्तियों का रस घाव पर टपका दिया। आप चाहे तो पट्टी लगा सकती हैं, लेकिन नहीं भी लगाई तो थोड़ी ही देर में खून बहना बंद हो जाएगा। उद्धरण। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? इस बार लड़की की आवाज़ थोड़ी नर्म थी। मैं गांव का रहने वाला हूं, जहां हर समय डॉक्टर नहीं मिलता, इसलिए अपने तरीकों से ही अपना इलाज करना पड़ता है। विक्रम ने सरलता से जवाब दिया। 10 मिनट में घाव से खून रिसना बंद हो गया। लड़की ने बैग से एक छोटा सा फोन जैसा उपकरण निकाला और उसे ऑन किया। विक्रम ने झांक कर देखा तो काली स्क्रीन पर सिर्फ 3 लाल रंग के बिंदु नजर आ रहे थे। इससे पहले कि वो इसके बारे में पूछता, लड़की ने फोन जैसी चीज को वापस रखकर अपना बैग कंधे पर टांगा और जैकेट पहनकर हाथ में गन ले ली। फिर उसने विक्रम से पूछा, अब तुम्हें क्या करना है? विक्रम ने फौरन जवाब दिया, मैं आपके साथ रहूंगा। उद्धरण। ठीक है, लड़की ने कहा, बस खुद को जिंदा रखना। उद्धरण। कुछ ही देर में वो जंगल के दूसरे हिस्से में थे। विक्रम को चुप रहने का इशारा करके लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। काफी देर चलने के बाद अचानक वो रुक गई और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखा। इस वक्त विक्रम के कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो कुछ कहता इससे पहले ही लड़की बिजली की तेजी से मुड़ी और पेड़ पर निशाना लगा दिया। पिछले दिन जैसे घास पत्तों वाले कपड़े पहने एक आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने लपक कर उसकी गन उठा ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक एक सरसराती हुई गोली विक्रम के सिर के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा।
गिरते ही उसने लड़की को पैर से गिरा दिया। हवा से होकर एक और गोली गुजर गई। दोनों फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गए। लड़की ने चारों तरफ घूमकर देखा लेकिन कोई और आहत सुनाई नहीं दी, पर दोनों को एहसास था कि दुश्मन उनके बहुत करीब है। कौन था वो जिसने गोली चलाई थी? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने चौकी को उड़ा दिया था? तो सुनिए आयरन मैन के साथ कहानी। विक्रम ने लड़की को इशारा किया कि वो दाईं तरफ से आगे बढ़ेगा और उसे बाईं तरफ से जाने को कहा। उसकी बात समझकर लड़की बिना आवाज किए अपने बाईं ओर खिसकने लगी। जब दोनों में काफी फासला हो गया तो विक्रम ने एक पत्थर उठाकर सामने की तरफ उछाल दिया। तभी पेड़ों के पीछे से किसी की आवाज आई, लगता है गोलियां खत्म हो गई, अपनी हार मान लो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दें। विक्रम ने बहुत ध्यान से आवाज सुनी और उस जगह का अंदाजा लगाया जहां से आवाज आ रही थी। इससे पहले कि दुश्मन की तरफ से कोई हरकत होती, विक्रम एक पेड़ पर चढ़ गया। पत्तों के बीच छुपता हुआ वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आगे बढ़ा और वहां पहुंच गया जहां से आवाज आई थी। अब तक वो घास पत्तों वाली वर्दी को पहचानना सीख गया था। पेड़ के नीचे पोजीशन लेकर खड़े आदमी को देखते ही वो उस पर कूद पड़ा। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना विक्रम ने अपनी छुरी से उसकी गर्दन काट दी। खून का तेज फव्वारा उसके कपड़ों पर भी अपने निशान बना गया। विक्रम जब उसकी गन उठाने के लिए झुका तो उसकी नजर आदमी के पैर पर बंधी कटार पर गई। झटके से उसने कटार खींच ली। कर्नल राकेश को यह कटार अपने सीनियर ऑफिसर से इनाम के तौर पर मिली थी। नफरत भरी आंखों से मरे हुए आदमी को देखते हुए विक्रम ने कटार को रुमाल में लपेटकर संभालकर अपने बैग में रख लिया। जिंदगी में पहली बार उसने किसी आदमी की जान ली थी। आज उसे इस बात की खुशी ही नहीं बल्कि गर्व भी था कि उसने अपने साथियों के कातिल से बदला ले लिया। तभी दनादन गोलियां की आवाज से उसका ध्यान वापस लड़की की तरफ गया और वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। गोलियां दो तरफ से चल रही थी लेकिन वो नहीं जानता था लड़की किस दिशा में है। कुछ देर बाद जब ये शोर थमा तो विक्रम ने दोनों तरफ से आने वाली कदमों की आहट का जायजा लिया। लड़की का वजन बहुत कम था, इसलिए उसके कदम आदमी के मुकाबले कम आवाज कर रहे थे। अंदाजा होते ही विक्रम तेजी से दौड़कर उस पेड़ तक पहुंचा जहां से गोलियों की आवाज आई थी। उसका अनुमान सही था। उसे देखते ही लड़की ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए? इसको मैं संभाल रही हूँ, तुम्हें दूसरे को संभालना चाहिए था। उद्धरण, मैंने उसे खत्म कर दिया। विक्रम की आंखों में अपने साथियों के लिए दर्द उभर आया। लड़की ने बेरुखी से उसे देखा। दुश्मन को मारकर दुखी होने वाला कभी बहादुर फौजी नहीं बन सकता। उद्धरण, ये दुख दुश्मन के लिए नहीं मेरे साथियों के लिए है, विक्रम ने हिकारत से कहा और लड़की को कटार के बारे में बताया। लड़की ने हैरान होकर अपने बैग से फोन जैसा उपकरण निकाला। अगर ये तुम्हारा दुश्मन था तो इसका मतलब यहाँ और आदमी होने चाहिए। अब स्क्रीन पर केवल एक लाल बिंदु नजर आ रहा था। लड़की हैरत में पड़ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी खबर के हिसाब से यहाँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सनसनाती हुई एक गोली उसके बिल्कुल करीब पेड़ से टकरा गई। एक बार फिर विक्रम उसे पकड़कर जमीन पर कूद गया। गिरते ही लड़की ने उसे धकेला और दूसरी दिशा में 3-4 बार फायर कर दिया। दोनों पेड़ की आड़ में छुपकर सांस रोके इंतजार करते रहे लेकिन उधर से कोई हरकत नहीं हुई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुश्मन को गोली लगी या नहीं। जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो विक्रम ने कहा, लगता है आपका निशाना सही जगह पर लगा। उद्धरण, पता नहीं। उद्धरण, लड़की ने सावधानी से उधर की ओर झांका। हो सकता है वो भी छुपकर हमारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। उद्धरण, विक्रम ने कुछ सोचा और फिर पूछा, क्या आपके पास हैंड ग्रेनेड है? लड़की समझ गई कि वो क्या कहना चाहता था लेकिन खुद फेंकने की बजाय उसने ग्रेनेड विक्रम को थमा दिया। देखते हैं तुम्हारा निशाना सही लगता है या नहीं। उद्धरण, पिन निकालकर विक्रम ने ग्रेनेड दूसरी तरफ फेंका और लड़की का हाथ पकड़कर तेजी से उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे एक तेज धमाका हुआ। दोनों ने जमीन पर कूदकर हाथों से अपना सिर ढांप लिया। कुछ देर बाद वो धीरे से उठकर बैठ गए और पीछे की तरफ देखने लगे। वहां सिर्फ टूटे हुए पेड़ और टहनियां थी। अगर दुश्मन लड़की की गोली से नहीं मरा था तो ग्रेनेड से उसका खात्मा जरूर हो गया होगा। जेब से उपकरण निकाल के जब करिश्मा ने देखा तो कोई लाल बिंदु उसे नजर नहीं आया। लंबी सांस छोड़ते हुए उसने विक्रम से कहा, लगता है हमारा काम यहाँ खत्म हुआ, अब वापस जाने का वक्त आ गया है। उद्धरण, विक्रम उठ खड़ा हुआ लेकिन करिश्मा जैसे ही उठने लगी उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और वो वापस गिर पड़ी। विक्रम ने देखा उसके पैर पर घुटने से ऊपर एक नुकीली टहनी का टुकड़ा गड़ा हुआ था। बिना घबराए करिश्मा ने खींचकर उस टुकड़े को अपने पैर से निकाल दिया। घाव से तेजी से खून बहने लगा। करिश्मा ने अपने बैग से स्कार्फ जैसा एक कपड़ा निकाला और कसकर पैर पर बांध लिया। थोड़ी कोशिश करके वो खड़ी हो गई और विक्रम को चलने का इशारा किया। विक्रम ने उसके पैर की तरफ देखा। चोट बहुत गहरी है, आप चल पाएंगी? लंगड़ाते हुए वो आगे बढ़ने लगी और जवाब दिया, हमारा काम हो गया है, अब इस जंगल से हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा। उद्धरण, विक्रम जानता था कि लड़की उसकी मदद लेने को तैयार नहीं होगी लेकिन घाव से लगातार बहता खून और उसके लंगड़ाते कदमों को देखकर विक्रम ने मन ही मन एक फैसला लिया और आगे बढ़कर उसे जबरदस्ती अपनी पीठ पर उठा लिया।
ये तुम क्या कर रहे हो? लड़की ने चिल्लाकर गुस्से में पूछा। आप बाद में मुझे इस गलती के लिए सजा दे देना, लेकिन अगर हमें जल्दी यहाँ से निकलना है तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। विक्रम ने दृढ़ता से जवाब दिया और दौड़ने लगा। लड़की जानती थी कि विक्रम सही कह रहा है। उसके पैर की चोट उनकी स्पीड को बहुत कम कर देती। उसने चुपचाप विक्रम के कंधों को कसकर पकड़ लिया। काफी देर दौड़ने के बाद वो उसी तालाब के पास आ पहुंचे जहां रात को उन्होंने आराम किया था। वहां रुककर विक्रम ने धीरे से लड़की को तालाब के किनारे बिठाया और कहा, मैं फिर से आपके लिए पत्तों की दवाई बनाता हूं। इतना खून निकलता रहा तो मदद मिलने तक आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। उद्धरण। जिन आंखों में पहले रूखापन था, वहीं आंखें अब विक्रम की हर गतिविधि को निहार रही थीं। इतनी दूर तक उसे उठाकर दौड़ने के बाद भी विक्रम की सांस फूली हुई नहीं थी। वो सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि ताकतवर भी था, बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। पत्तों का रस घाव पर लगने के बाद लड़की ने नर्म आवाज में पूछा, क्या मुझे थोड़ा पानी लाकर दे सकते हो? दोनों हाथों में पानी भरकर विक्रम उसके पास लेकर आया। लड़की ने आंखें बंद करके अपना चेहरा उसकी तरफ कर दिया। एक पल के लिए विक्रम हैरान रह गया, फिर उसने धीरे धीरे लड़की के चेहरे पर पानी डाल दिया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद उसके चेहरे का काला पेंट पूरी तरह से उतर गया। अभी तक विक्रम ने सिर्फ लड़की की आंखें देखी थी जो यकीनन सुंदर थी, लेकिन काला रंग उतरने के बाद जब उसका खूबसूरत चेहरा सामने आया तो विक्रम चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। चांद जैसे उसके चेहरे पर कोई दाग नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और नाजुक गुलाबी होंठ किसी शायर को प्रेरणा देने के लिए काफी थे। अपनी जैकेट के बाजू से मुंह पोंछने के बाद जब लड़की ने विक्रम की तरफ देखा तो वो आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। मुस्कुराकर उसने पूछा, खूबसूरत हूँ? बहुत। उसमें खोए हुए विक्रम ने बिना सोचे जवाब दिया। लड़की जोर से हंस पड़ी। विक्रम जैसे नींद से जागा। उसने शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका ली, लेकिन इस बार लड़की ने उसे डांटा नहीं बल्कि धीरे से पूछा, फिर से मिलना चाहोगे मुझसे? झटके से विक्रम ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। लड़की ने संजीदगी से कहा, तुम मेहनत करो तो बहुत अच्छे सिपाही ही नहीं बल्कि कमांडो बन सकते हो। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ। तुम्हें बहुत सख्त ट्रेनिंग लेनी होगी, लेकिन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो हम फिर से मिलेंगे। उद्धरण। मैं जरूर करूँगा, आपसे 2 साल बाद जरूर मिलूंगा। विक्रम ने फौरन जवाब दिया। कमांडो फोर्स में जाने के सपने के साथ साथ अगर उसे इतनी खूबसूरत और बहादुर लड़की का साथ मिल सकता था तो वो कितनी भी सख्त ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार था। लड़की ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा। करिश्मा। मेरा नाम करिश्मा है। उद्धरण। विक्रम ने मन ही मन सोचा, कितना सही नाम रखा है आपके माता पिता ने। आप सचमुच एक करिश्मा हैं। उद्धरण। करिश्मा का घाव अब सूखने लगा था, फिर भी विक्रम उसे उठाकर तब तक चलता रहा जब तक उन्हें एक आर्मी की चौकी नजर नहीं आई। कुछ दूरी पर उसने करिश्मा को अपनी पीठ से उतार दिया। धीरे धीरे चलकर वो गेट तक पहुंचे। उनके धूल मिट्टी और खून से सने कपड़े और चेहरे देखकर सब सैनिकों ने उन पर बंदूक तान ली। विक्रम को एहसास था कि करिश्मा अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहती, इसलिए उसने आगे बढ़कर कहा, मैं सिपाही विक्रम चौहान हूँ। पहाड़ी की बॉर्डर चौकी से। एक हादसे की वजह से हम कहीं फंस गए थे। मैडम को अपनी यूनिट में वापस जाना है। उद्धरण। सैनिकों ने दोनों को अंदर जाने का रास्ता दे दिया, लेकिन सबकी चौकन्नी नजरें अब भी उन पर थीं। उनके आने का पता लगते ही चौकी के कमांडर ने बाहर आकर पूछा, इस इलाके में किसी ऑपरेशन के होने की जानकारी तो मिली नहीं हमें, फिर तुम दोनों कहां से आ रहे हो? इस हालत का क्या कारण है? बिना एक भी सवाल का जवाब दिए करिश्मा ने रोबदार आवाज में कहा, मुझे जल्दी से जल्दी फोन करने की अनुमति चाहिए कमांडर। कमांडर को उसके हाव भाव से महसूस हुआ कि वो सेना का हिस्सा थी, पर बिना जाने पूरी तरह विश्वास करना मुश्किल था। उसने फोन वहीं पर मंगवाया और करिश्मा के हाथ में थमा दिया। वो सुनना चाहता था कि क्या बात होती है। करिश्मा ने फोन पर नंबर मिलाया और सिर्फ एक बात कही, काम हो गया। उद्धरण। उसने मुड़कर कमांडर को फोन वापस कर दिया। जब करिश्मा के पैर पर लगी चोट पर कमांडर की नजर गई तो उसने कहा, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर छोटा सा फौजी हॉस्पिटल है, तुम वहां जाकर। करिश्मा ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। उद्धरण। कमांडर ने ध्यान से अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखा। बॉर्डर के नजदीक चौकी होने के कारण कभी कभी सीक्रेट मिशन पर भेजे गए कमांडोज उनकी चौकी से गुजरते थे, लेकिन एक घायल लड़की और पहाड़ी के ऊपर वाली पुरानी और कमजोर चौकी के सिपाही को एक साथ किस मिशन पर भेजा जा सकता है? आधा घंटा भी नहीं बीता था कि एक हेलीकॉप्टर चौकी के ऊपर मंडराने के बाद नीचे उतरा। 3 जवान राइफल पकड़े तेजी से बाहर कूदे और सुरक्षा का घेरा बना लिया। कमांडर को देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसमें से बाहर आने वाला व्यक्ति जनरल बख्शी था। बॉर्डर की 400 चौकियां उन्हीं के कंट्रोल में थी। जनरल बख्शी को देखते ही कमांडर ने कड़क सलूट मारा। जनरल बख्शी ने सैल्यूट का जवाब दिया और करिश्मा को देखकर हल्के से मुस्कुराए। बिना किसी से कुछ कहे वो मुड़कर वापस हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़े। करिश्मा भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। नजरों से ओझल होते हेलीकॉप्टर को देखकर विक्रम का दिल बैठ गया।
वो नहीं जानता था कि अब वो करिश्मा से दोबारा कब मिल पाएगा। भारी मन से उसने 2 उंगलियां उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ उठाई। बाकी सैनिक इसे जीत का ऐलान समझे, लेकिन ये विक्रम का खामोश वादा था कि 2 साल में वो करिश्मा को वैसा ही बनकर दिखाएगा जैसा वो चाहती थी। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद करिश्मा ने अपने मिशन के बारे में जनरल बख्शी को पूरी जानकारी दी, साथ ही विक्रम के बारे में बताया। पुरानी चौकी पर हुए भयानक और निर्मम हमले के बारे में सुनते ही जनरल बख्शी चौकन्ने हो गए। ये अच्छी खबर नहीं है करिश्मा, अगर दुश्मन एक बार इस रास्ते से आ सकता है तो आगे भी ऐसा जरूर होगा। ये हादसा परसों हुआ और अभी तक किसी को इसकी खबर नहीं है। मुझे फौरन हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करना होगा। उद्धरण, जनरल बख्शी की रिपोर्ट मिलते ही हेडक्वार्टर में हलचल मच गई। एक पूरी की पूरी चौकी राख कर देना और वहां तैनात सभी सैनिकों को मार डालना दुश्मन की एक घिनौनी हरकत थी। फौरन सबूत इकट्ठे करने के लिए एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोगों को बॉर्डर की चौकी के लिए रवाना किया गया। हेडक्वार्टर से जब ये खबर स्पेशल ब्यूरो को दी गई तो वहां के चीफ रमन कुमार ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उनके अलावा 3 लोग थे। बंद कमरे में प्रोजेक्टर पर जंगल का नक्शा लगाकर रमन कुमार ने कहा, हमारे एजेंट ने अपना पहला मिशन इस इलाके में पूरा किया है, लेकिन इस मिशन के कामयाब होने की खुशी से ज्यादा इस बात का दुख है कि इसी जंगल के बाहर बॉर्डर की एक चौकी को जला दिया गया। सभी फौजी शहीद हो गए। इसका मतलब ये रास्ता छुपकर हथियार लाने वाले आतंकवादी ही नहीं, दुश्मन देश की सेना भी जान गई है। उद्धरण, अपना चश्मा ठीक करते हुए रोशन नाम के आदमी ने पूछा, क्या वो लोग हमारे एजेंट की नज़र में आए? रमन ने प्रोजेक्टर पर विक्रम की तस्वीर लगाई। ये है सिपाही विक्रम चौहान, बॉर्डर पोस्ट का एक फौजी। उद्धरण, उसने विक्रम के बारे में तीनों को बताया, फिर कहा, मरने वालों में से कम एक आदमी चौकी के हमले में शामिल था। विक्रम ने उसकी पहचान की। उद्धरण, दूसरा आदमी जो उपकरण बनाने में एक्सपर्ट था हैरानी से बोला, करिश्मा को जो थर्मल एक्सेस यूनिट दिया था उसके हिसाब से वहां और आदमी नहीं थे। उद्धरण, तीसरे आदमी ने उसे देखा, हो सकता है उनके पास इस गैजेट का भी तोड़ हो। दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए तरुण। उद्धरण, रमन कुमार की टीम के ये 3 लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। रोशन कहीं से किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकता था। तरुण अपने तेज दिमाग से आधुनिक और खुफिया तरीके से काम करने वाले उपकरण बनाता था। रमन और उसका हमउम्र गोविंद एजेंट्स के संपर्क में रहते थे और मिशन पर काम करते थे। स्पेशल ब्यूरो की ये टीम देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए वो सारे मुश्किल काम करती थी जिनके बारे में कभी किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। उनके एजेंट में कुछ फौजी थे, कुछ पुलिस वाले और कुछ ऐसे लोग जो साधारण आदमी की तरह रहते थे पर जरूरत पड़ने पर मिशन का हिस्सा बनते थे। इस ब्यूरो की जानकारी सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को थी। टीम के लोग और एजेंट अपने बारे में किसी को नहीं बता सकते थे। इसी टीम के एक मिशन के लिए करिश्मा को कुछ दिन पहले बॉर्डर के जंगल में भेजा गया था। अंदर की खबर थी कि जंगल के रास्ते बॉर्डर पार से हथियार खरीदने कुछ आतंकवादी आने वाले हैं। बॉर्डर की एक चौकी से जब करिश्मा का फोन आया तो रमन कुमार ने मेजर बख्शी को उसके सही सलामत लौटने की खबर दे दी। अपनी काबिल अफसर को लेने खुद मेजर बख्शी बॉर्डर पर पहुंच गए। करिश्मा ने जब उन्हें विक्रम की बहादुरी के बारे में बताया तो उन्होंने विक्रम के बारे में जानकारी हासिल की और एक अहम फैसला लिया। सुनिया आयरन मैन के साथ एपिसोड 4 विक्रम ने लड़की को इशारा किया कि वो दाईं तरफ से आगे बढ़ेगा और उसे बाईं तरफ से जाने को कहा। उसकी बात समझकर लड़की बिना आवाज किए अपने बाईं ओर खिसकने लगी। जब दोनों में काफी फासला हो गया तो विक्रम ने एक पत्थर उठाकर सामने की तरफ उछाल दिया। तभी पेड़ों के पीछे से किसी की आवाज आई, लगता है गोलियां खत्म हो गई, अपनी हार मान लो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दें। विक्रम ने बहुत ध्यान से आवाज सुनी और उस जगह का अंदाजा लगाया जहां से आवाज आ रही थी। इससे पहले कि दुश्मन की तरफ से कोई हरकत होती विक्रम एक पेड़ पर चढ़ गया। पत्तों के बीच छुपता हुआ वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आगे बढ़ा और वहां पहुंच गया जहां से आवाज आई थी। अब तक वो घास पत्तों वाली वर्दी को पहचानना सीख गया था। पेड़ के नीचे पोजीशन लेकर खड़े आदमी को देखते ही वो उस पर कूद पड़ा। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना विक्रम ने अपनी छुरी से उसकी गर्दन काट दी। खून का तेज फव्वारा उसके कपड़ों पर भी अपने निशान बना गया। विक्रम जब उसकी गन उठाने के लिए झुका तो उसकी नजर आदमी के पैर पर बंधी कटार पर गई। झटके से उसने कटार खींच ली। कर्नल राकेश को ये कटार अपने सीनियर ऑफिसर से इनाम के तौर पर मिली थी। नफरत भरी आंखों से मरे हुए आदमी को देखते हुए विक्रम ने कटार को रुमाल में लपेटकर संभालकर अपने बैग में रख लिया। जिंदगी में पहली बार उसने किसी आदमी की जान ली थी। आज उसे इस बात की खुशी ही नहीं बल्कि गर्व भी था कि उसने अपने साथियों के कातिल से बदला ले लिया। तभी दनादन गोलियां की आवाज से उसका ध्यान वापस लड़की की तरफ गया और वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। गोलियां 2 तरफ से चल रही थीं लेकिन वो नहीं जानता था लड़की किस दिशा में है। कुछ देर बाद जब ये शोर थमा तो विक्रम ने दोनों तरफ से आने वाली कदमों की आहट का जायजा लिया। लड़की का वजन बहुत कम था इसलिए उसके कदम आदमी के मुकाबले कम आवाज कर रहे थे। अंदाजा होते ही विक्रम तेजी से दौड़कर उस पेड़ तक पहुंचा जहां से गोलियों की आवाज आई थी। उसका अनुमान सही था। उसे देखते ही लड़की ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए?
इसको मैं संभाल रही हूँ, तुम्हें दूसरे को संभालना चाहिए था। उद्धरण, मैंने उसे खत्म कर दिया। विक्रम की आंखों में अपने साथियों के लिए दर्द उभर आया। लड़की ने बेरुखी से उसे देखा। दुश्मन को मारकर दुखी होने वाला कभी बहादुर फौजी नहीं बन सकता। उद्धरण, ये दुख दुश्मन के लिए नहीं, मेरे साथियों के लिए है, विक्रम ने हिकारत से कहा और लड़की को कटार के बारे में बताया। लड़की ने हैरान होकर अपने बैग से फोन जैसा उपकरण निकाला। अगर ये तुम्हारा दुश्मन था तो इसका मतलब यहाँ और आदमी होने चाहिए। अब स्क्रीन पर केवल एक लाल बिंदु नजर आ रहा था। लड़की हैरत में पड़ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी खबर के हिसाब से यहाँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सनसनाती हुई एक गोली उसके बिल्कुल करीब पेड़ से टकरा गई। एक बार फिर विक्रम उसे पकड़कर जमीन पर कूद गया। गिरते ही लड़की ने उसे धकेला और दूसरी दिशा में 3-4 बार फायर कर दिया। दोनों पेड़ की आड़ में छुपकर सांस रोके इंतजार करते रहे, लेकिन उधर से कोई हरकत नहीं हुई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुश्मन को गोली लगी या नहीं। जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो विक्रम ने कहा, लगता है आपका निशाना सही जगह पर लगा। उद्धरण, पता नहीं। उद्धरण, लड़की ने सावधानी से उधर की ओर झांका। हो सकता है वो भी छुपकर हमारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। उद्धरण, विक्रम ने कुछ सोचा और फिर पूछा, क्या आपके पास हैंड ग्रेनेड है? लड़की समझ गई कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन खुद फेंकने की बजाय उसने ग्रेनेड विक्रम को थमा दिया। देखते हैं तुम्हारा निशाना सही लगता है या नहीं। उद्धरण, पिन निकालकर विक्रम ने ग्रेनेड दूसरी तरफ फेंका और लड़की का हाथ पकड़कर तेजी से उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे एक तेज धमाका हुआ। दोनों ने जमीन पर कूदकर हाथों से अपना सिर ढक लिया। कुछ देर बाद वो धीरे से उठकर बैठ गए और पीछे की तरफ देखने लगे। वहां सिर्फ टूटे हुए पेड़ और टहनियां थी। अगर दुश्मन लड़की की गोली से नहीं मरा था तो ग्रेनेड से उसका खात्मा जरूर हो गया होगा। जेब से उपकरण निकाल के जब करिश्मा ने देखा तो कोई लाल बिंदु उसे नजर नहीं आया। लंबी सांस छोड़ते हुए उसने विक्रम से कहा, लगता है हमारा काम यहाँ खत्म हुआ, अब वापस जाने का वक्त आ गया है। उद्धरण, विक्रम उठ खड़ा हुआ, लेकिन करिश्मा जैसे ही उठने लगी उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और वो वापस गिर पड़ी। विक्रम ने देखा उसके पैर पर घुटने से ऊपर एक नुकीली टहनी का टुकड़ा गड़ा हुआ था। बिना घबराए करिश्मा ने खींचकर उस टुकड़े को अपने पैर से निकाल दिया। घाव से तेजी से खून बहने लगा। करिश्मा ने अपने बैग से स्कार्फ जैसा एक कपड़ा निकाला और कसकर पैर पर बांध लिया। थोड़ी कोशिश करके वो खड़ी हो गई और विक्रम को चलने का इशारा किया। विक्रम ने उसके पैर की तरफ देखा। चोट बहुत गहरी है, आप चल पाएंगी? लंगड़ाते हुए वो आगे बढ़ने लगी और जवाब दिया, हमारा काम हो गया है, अब इस जंगल से हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा। उद्धरण, विक्रम जानता था कि लड़की उसकी मदद लेने को तैयार नहीं होगी, लेकिन घाव से लगातार बहता खून और उसके लंगड़ाते कदमों को देखकर विक्रम ने मन ही मन एक फैसला लिया और आगे बढ़कर उसे जबरदस्ती अपनी पीठ पर उठा लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? लड़की ने चिल्लाकर गुस्से में पूछा। आप बाद में मुझे इस गलती के लिए सजा दे देना, लेकिन अगर हमें जल्दी यहाँ से निकलना है तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। विक्रम ने दृढ़ता से जवाब दिया और दौड़ने लगा। लड़की जानती थी कि विक्रम सही कह रहा है। उसके पैर की चोट उनकी स्पीड को बहुत कम कर देती। उसने चुपचाप विक्रम के कंधों को कसकर पकड़ लिया। काफी देर दौड़ने के बाद वो उसी तालाब के पास आ पहुंचे जहां रात को उन्होंने आराम किया था। वहां रुककर विक्रम ने धीरे से लड़की को तालाब के किनारे बिठाया और कहा, मैं फिर से आपके लिए पत्तों की दवाई बनाता हूं, इतना खून निकलता रहा तो मदद मिलने तक आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। उद्धरण, जिन आंखों में पहले रूखापन था, वहीं आंखें अब विक्रम की हर गतिविधि को निहार रही थीं। इतनी दूर तक उसे उठाकर दौड़ने के बाद भी विक्रम की सांस फूली हुई नहीं थी। वो सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि ताकतवर भी था, बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। पत्तों का रस घाव पर लगने के बाद लड़की ने नर्म आवाज में पूछा, क्या मुझे थोड़ा पानी लाकर दे सकते हो? दोनों हाथों में पानी भरकर विक्रम उसके पास लेकर आया। लड़की ने आंखें बंद करके अपना चेहरा उसकी तरफ कर दिया। एक पल के लिए विक्रम हैरान रह गया, फिर उसने धीरे धीरे लड़की के चेहरे पर पानी डाल दिया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद उसके चेहरे का काला पेंट पूरी तरह से उतर गया। अभी तक विक्रम ने सिर्फ लड़की की आंखें देखी थी जो यकीनन सुंदर थी, लेकिन काला रंग उतरने के बाद जब उसका खूबसूरत चेहरा सामने आया तो विक्रम चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। चांद जैसे उसके चेहरे पर कोई दाग नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और नाजुक गुलाबी होंठ किसी शायर को प्रेरणा देने के लिए काफी थे। अपनी जैकेट के बाजू से मुंह पोंछने के बाद जब लड़की ने विक्रम की तरफ देखा तो वो आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। मुस्कुराकर उसने पूछा, खूबसूरत हूँ? बहुत, उसमें खोए हुए विक्रम ने बिना सोचे जवाब दिया। लड़की जोर से हंस पड़ी। विक्रम जैसे नींद से जागा। उसने शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका ली, लेकिन इस बार लड़की ने उसे डांटा नहीं बल्कि धीरे से पूछा, फिर से मिलना चाहोगे मुझसे? झटके से विक्रम ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। लड़की ने संजीदगी से कहा, तुम मेहनत करो तो बहुत अच्छे सिपाही ही नहीं बल्कि कमांडो बन सकते हो। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ। तुम्हें बहुत सख्त ट्रेनिंग लेनी होगी, लेकिन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो हम फिर से मिलेंगे।
उद्धरण, मैं जरूर करूंगा, आपसे 2 साल बाद जरूर मिलूंगा। विक्रम ने फौरन जवाब दिया। कमांडो फोर्स में जाने के सपने के साथ साथ अगर उसे इतनी खूबसूरत और बहादुर लड़की का साथ मिल सकता था तो वो कितनी भी सख्त ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार था। लड़की ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा। करिश्मा, मेरा नाम करिश्मा है। उद्धरण, विक्रम ने मन ही मन सोचा, कितना सही नाम रखा है आपके माता पिता ने, आप सचमुच एक करिश्मा हैं। उद्धरण, करिश्मा का घाव अब सूखने लगा था, फिर भी विक्रम उसे उठाकर तब तक चलता रहा जब तक उन्हें एक आर्मी की चौकी नजर नहीं आई। कुछ दूरी पर उसने करिश्मा को अपनी पीठ से उतार दिया। धीरे धीरे चलकर वो गेट तक पहुंचे। उनके धूल मिट्टी और खून से सने कपड़े और चेहरे देखकर सब सैनिकों ने उन पर बंदूक तान ली। विक्रम को एहसास था कि करिश्मा अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहती, इसलिए उसने आगे बढ़कर कहा, मैं सिपाही विक्रम चौहान हूँ। पहाड़ी की बॉर्डर चौकी से एक हादसे की वजह से हम कहीं फंस गए थे। मैडम को अपनी यूनिट में वापस जाना है। उद्धरण, सैनिकों ने दोनों को अंदर जाने का रास्ता दे दिया, लेकिन सबकी चौकन्नी नजरें अब भी उन पर थीं। उनके आने का पता लगते ही चौकी के कमांडर ने बाहर आकर पूछा, इस इलाके में किसी ऑपरेशन के होने की जानकारी तो मिली नहीं हमें, फिर तुम दोनों कहां से आ रहे हो? इस हालत का क्या कारण है? बिना एक भी सवाल का जवाब दिए करिश्मा ने रोबदार आवाज में कहा, मुझे जल्दी से जल्दी फोन करने की अनुमति चाहिए कमांडर। कमांडर को उसके हाव भाव से महसूस हुआ कि वो सेना का हिस्सा थी, पर बिना जाने पूरी तरह विश्वास करना मुश्किल था। उसने फोन वहीं पर मंगवाया और करिश्मा के हाथ में थमा दिया। वो सुनना चाहता था कि क्या बात होती है। करिश्मा ने फोन पर नंबर मिलाया और सिर्फ एक बात कही, काम हो गया। उद्धरण, उसने मुड़कर कमांडर को फोन वापस कर दिया। जब करिश्मा के पैर पर लगी चोट पर कमांडर की नजर गई तो उसने कहा, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर छोटा सा फौजी हॉस्पिटल है, तुम वहां जाकर। करिश्मा ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। उद्धरण, कमांडर ने ध्यान से अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखा। बॉर्डर के नजदीक चौकी होने के कारण कभी कभी सीक्रेट मिशन पर भेजे गए कमांडोज उनकी चौकी से गुजरते थे, लेकिन एक घायल लड़की और पहाड़ी के ऊपर वाली पुरानी और कमजोर चौकी के सिपाही को एक साथ किस मिशन पर भेजा जा सकता है? आधा घंटा भी नहीं बीता था कि एक हेलीकॉप्टर चौकी के ऊपर मंडराने के बाद नीचे उतरा। 3 जवान राइफल पकड़े तेजी से बाहर कूदे और सुरक्षा का घेरा बना लिया। कमांडर को देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसमें से बाहर आने वाला व्यक्ति जनरल बख्शी था। बॉर्डर की 400 चौकियां उन्हीं के कंट्रोल में थी। जनरल बख्शी को देखते ही कमांडर ने कड़क सैल्यूट मारा। जनरल बख्शी ने सैल्यूट का जवाब दिया और करिश्मा को देखकर हल्के से मुस्कुराए। बिना किसी से कुछ कहे वो मुड़कर वापस हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़े। करिश्मा भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। नजरों से ओझल होते हेलीकॉप्टर को देखकर विक्रम का दिल बैठ गया। वो नहीं जानता था कि अब वो करिश्मा से दोबारा कब मिल पाएगा। भारी मन से उसने 2 उंगलियां उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ उठाई। बाकी सैनिक इसे जीत का ऐलान समझे, लेकिन ये विक्रम का खामोश वादा था कि 2 साल में वो करिश्मा को वैसा ही बनकर दिखाएगा जैसा वो चाहती थी। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद करिश्मा ने अपने मिशन के बारे में जनरल बख्शी को पूरी जानकारी दी, साथ ही विक्रम के बारे में बताया। पुरानी चौकी पर हुए भयानक और निर्मम हमले के बारे में सुनते ही जनरल बख्शी चौकन्ने हो गए। ये अच्छी खबर नहीं है करिश्मा, अगर दुश्मन एक बार इस रास्ते से आ सकता है तो आगे भी ऐसा जरूर होगा। ये हादसा परसों हुआ और अभी तक किसी को इसकी खबर नहीं है। मुझे फौरन हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करना होगा। उद्धरण, जनरल बख्शी की रिपोर्ट मिलते ही हेडक्वार्टर में हलचल मच गई। एक पूरी की पूरी चौकी राख कर देना और वहां तैनात सभी सैनिकों को मार डालना दुश्मन की एक घिनौनी हरकत थी। फौरन सबूत इकट्ठे करने के लिए एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोगों को बॉर्डर की चौकी के लिए रवाना किया गया। हेडक्वार्टर से जब ये खबर स्पेशल ब्यूरो को दी गई तो वहां के चीफ रमन कुमार ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उनके अलावा 3 लोग थे। बंद कमरे में प्रोजेक्टर पर जंगल का नक्शा लगाकर रमन कुमार ने कहा, हमारे एजेंट ने अपना पहला मिशन इस इलाके में पूरा किया है, लेकिन इस मिशन के कामयाब होने की खुशी से ज्यादा इस बात का दुख है कि इसी जंगल के बाहर बॉर्डर की एक चौकी को जला दिया गया। सभी फौजी शहीद हो गए। इसका मतलब ये रास्ता छुपकर हथियार लाने वाले आतंकवादी ही नहीं, दुश्मन देश की सेना भी जान गई है। उद्धरण, अपना चश्मा ठीक करते हुए रोशन नाम के आदमी ने पूछा, क्या वो लोग हमारे एजेंट की नजर में आए? रमन ने प्रोजेक्टर पर विक्रम की तस्वीर लगाई। ये है सिपाही विक्रम चौहान, बॉर्डर पोस्ट का एक फौजी। उद्धरण, उसने विक्रम के बारे में तीनों को बताया, फिर कहा, मरने वालों में से कम एक आदमी चौकी के हमले में शामिल था। विक्रम ने उसकी पहचान की। उद्धरण, दूसरा आदमी जो उपकरण बनाने में एक्सपर्ट था हैरानी से बोला, करिश्मा को जो थर्मल एक्सेस यूनिट दिया था उसके हिसाब से वहां और आदमी नहीं थे। उद्धरण, तीसरे आदमी ने उसे देखा, हो सकता है उनके पास इस गैजेट का भी तोड़ हो। दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए तरुण। उद्धरण, रमन कुमार की टीम के ये 3 लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे।
रोशन कहीं से किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकता था। तरुण अपने तेज दिमाग से आधुनिक और खुफिया तरीके से काम करने वाले उपकरण बनाता था। रमन और उसका हमउम्र गोविंद एजेंट्स के संपर्क में रहते थे और मिशन पर काम करते थे। स्पेशल ब्यूरो की ये टीम देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए वो सारे मुश्किल काम करती थी जिनके बारे में कभी किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। उनके एजेंट में कुछ फौजी थे, कुछ पुलिस वाले और कुछ ऐसे लोग जो साधारण आदमी की तरह रहते थे पर जरूरत पड़ने पर मिशन का हिस्सा बनते थे। इस ब्यूरो की जानकारी सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को थी। टीम के लोग और एजेंट अपने बारे में किसी को नहीं बता सकते थे। इसी टीम के एक मिशन के लिए करिश्मा को कुछ दिन पहले बॉर्डर के जंगल में भेजा गया था। अंदर की खबर थी कि जंगल के रास्ते बॉर्डर पार से हथियार खरीदने कुछ आतंकवादी आने वाले हैं। बॉर्डर की एक चौकी से जब करिश्मा का फोन आया तो रमन कुमार ने मेजर बख्शी को उसके सही सलामत लौटने की खबर दे दी। अपनी काबिल अफसर को लेने खुद मेजर बख्शी बॉर्डर पर पहुंच गए। करिश्मा ने जब उन्हें विक्रम की बहादुरी के बारे में बताया तो उन्होंने विक्रम के बारे में जानकारी हासिल की और एक अहम फैसला लिया। मेजर बख्शी ने विक्रम को लेकर क्या फैसला किया? क्या विक्रम अपने सपने को पूरा कर पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, सुनिए आयरन मैन के साथ। एपिसोड 5। ड्राइवर ने हसरत भरी आवाज में कहा, मैं भी कमांडो ही बनना चाहता था सर, लेकिन एक आम सिपाही के लिए यहाँ तक का सफर बहुत मुश्किल होता है। सचमुच आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। उद्धरण, धन्यवाद, विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी उसे सड़क के किनारे पब्लिक फोन नजर आया। क्या आप 2 मिनट के लिए रुकेंगे? मुझे अपने घर फोन करना है, विक्रम ने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने जीप सड़क के किनारे रोक दी। विक्रम की आवाज़ सुनकर उसके पिता खुश हो गए। कैसा है तू? वहाँ सब ठीक है ना? सब लोगों के साथ अच्छी तरह रहना, अपने अफसर की सारी बातें ध्यान से सुनना, ट्रेनिंग पूरी ना होने का ज़्यादा दुख मत मनाना। फौज में सिपाही बनना कोई छोटी बात नहीं है। उद्धरण, विक्रम मुस्कुराने लगा। जब उसके सिपाही होने से उसके पिता इतने खुश थे तो उसके अफसर बनने का सुनकर उनकी क्या हालत होगी। बाबा, आपको एक खुशखबरी देनी है। मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे बहादुरी के लिए मेडल मिला है और साथ ही अफसर बना दिया। विक्रम ने धीरे धीरे पूरी खबर अपने पिता को बताई। क्या कहा तूने? अफसर बना दिया? तू सच बोल रहा है विक्रम? उसके पिता यकीन नहीं कर पाए। विक्रम हंसने लगा। सच बोल रहा हूँ बाबा, आप सिपाही विक्रम चौहान से नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान से बात कर रहे हो। उद्धरण, दूसरी तरफ फोन छोड़कर उसके पिता खुशी से चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को ये खबर देने लगे। विक्रम सोच सकता था इस वक्त वहाँ कैसा माहौल होगा। अगर वो दोबारा फोन पर आ भी गए तो घर वालों और पड़ोसियों के शोर में कोई बात नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने फोन काट दिया और वापस आकर जीप में बैठ गया। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों का सफर तय करके जब उनकी जीप ट्रेनिंग कैंप तक पहुंची तो दिन ढलने लगा था। तेज चमकीली धूप की जगह सूरज की गुलाबी रोशनी वादियों को और खूबसूरत बना रही थी। छोटी छोटी पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों से घिरे कैंप के अलावा वहां कुछ नहीं था। ड्राइवर ने गेट के सामने जीप रोक दी और विक्रम से कहा, इस कैंप में सबको जाने की इजाजत नहीं है। आप कमांडर की दी हुई चिट्ठी मुझे दीजिए, मैं गार्ड को दिखा देता हूँ। उद्धरण, जीप से उतरते हुए विक्रम ने जवाब दिया, उसकी जरूरत नहीं है, आप वापस जा सकते हैं, मैं गार्ड से खुद बात कर लूंगा। उद्धरण, चिट्ठी पढ़कर गार्ड ने विक्रम को सैल्यूट मारा, लेकिन उसकी आंखों में विक्रम को अपने लिए तिरस्कार और गुस्सा नजर आया। कैंप में दाखिल होते हुए वो यही सोच रहा था कि इस गुस्से की क्या वजह हो सकती है। वो तो इस गार्ड को जानता तक नहीं था और आज पहली बार मिल रहा था। अंदर का नज़ारा देखकर विक्रम गार्ड के बारे में भूल गया। एक बड़े मैदान में सैनिकों की टुकड़ी लाइन बनाकर खड़ी थी। उनके शरीर पसीने से तरबतर थे और चेहरे लाल पड़ गए थे, लेकिन खाकी निक्कर और सफ़ेद बनियान पहने सभी कैडेट बिना थकान का कोई लक्षण दिखाए तनकर खड़े थे और सामने देख रहे थे। उनके सामने एक ट्रेनिंग कमांडर था जिसके चेहरे पर एक अनुभवी फौजी का रोब था। उसके पास जाते ही विक्रम ने सैल्यूट मारकर तेज आवाज में कहा, लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान रिपोर्टिंग सर। उद्धरण, कमांडर ने माथे पर त्योरियां डालकर उसे देखा, फिर गार्ड से लेकर चिट्ठी पढ़ी। पढ़ते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। विक्रम की तरफ गुस्से से देखते हुए उसने पूछा, रिश्तेदारी का फायदा उठाकर आए हो? विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। कमांडर ने सामने खड़े सैनिकों की तरफ हाथ से इशारा किया, ये सभी कड़ी मेहनत करके इतने काबिल हुए हैं कि इस ट्रेनिंग सेंटर में आ सकें। अपने अपने कैंप के ये सबसे बेहतरीन कैडेट्स हैं। कितने कंपटीशन पास करने के बाद इन्हें ये मौका मिला है। सिफारिश लेकर यहाँ आने वाले जब खुद को इनके बराबर का समझते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ट्रेनिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तुम अचानक एक चिट्ठी की वजह से इन काबिल सैनिकों के साथ खड़े होना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा। उद्धरण, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है सर, मेरा कोई रिश्तेदार ऐसी जगह नहीं है। उद्धरण, विक्रम ने साफ साफ बता दिया, लेकिन कमांडर को विश्वास नहीं हुआ। उसने व्यंग से हंसते हुए कहा, रिश्तेदारी नहीं तो क्या सजा काटने आए हो यहाँ, या तुम्हारे सीनियर अफसर ने जबरदस्ती भेज दिया? उद्धरण, विक्रम हैरान था कि उसकी सिफारिश करने वाला कौन हो सकता है।
वो तो पिछले 2-3 दिन से पहले किसी बड़े अफसर से मिला तक नहीं था। ये सच था कि उसे प्रमोशन और मेडल मिला था, लेकिन क्या ये ट्रेनिंग भी उसे अपनी उसी बहादुरी की वजह से नहीं मिली? या फिर सच में किसी ने उसे सिफारिश पर भेजा है? शायद करिश्मा ने। ये ख्याल आते ही विक्रम चुप रहकर कमांडर की फटकार सुनता रहा। तुम्हारे लिए कोर्स फिर से शुरू नहीं होगा। इन कैडेट्स को जितनी ट्रेनिंग मिल गई है वो तुम्हारे लिए दोहराई नहीं जाएगी। तुम हमेशा इनसे पीछे रहोगे, इसलिए इनके साथ ट्रेनिंग की क्लास नहीं ले सकते। तुम दूर से देख सकते हो, यहाँ जितने भी उपकरण हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, पर खुद को मेरे बाकी सैनिकों के बराबर समझने की गलती मत करना। हमारे रास्ते में भूलकर भी मत आना। इन सब बातों का ख्याल रखोगे तो 3 महीने बाद तुम्हें पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उद्धरण। विक्रम जानता था कि अगर उसे यहाँ रहना था तो वो कमांडर के खिलाफ नहीं जा सकता था। फौज में सीनियर अफसर की कही हुई बात सबसे ऊपर होती है, फिर चाहे वो गलत हो या सही। इसलिए उसने सैल्यूट मारकर जवाब दिया, मंजूर है सर। उद्धरण। कमांडर ने पीछे की तरफ बने कमरों की ओर इशारा करते हुए कहा, कैंप का किचन उस तरफ है। मैंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है तो तुम्हें भी बदले में कुछ करना होगा। इस कैंप में 30 लोग हैं। आज से उनके खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। दिन में 3 बार समय पर डाइनिंग हॉल में खाना लग जाना चाहिए। किचन के स्टोव में तुम अपना रहने और सोने का इंतजाम कर सकते हो। अब से ठीक 1 घंटे बाद हम सब डिनर के लिए हॉल में मिलेंगे। उद्धरण। विक्रम के जवाब का इंतजार किए बिना कमांडर वापस सैनिकों को आदेश देने में जुट गया। जब विक्रम किचन में पहुंचा तो देखा कि वहां खाना बनाने के लिए 3 बड़े और 2 छोटे चूल्हे थे। बर्तन और सामान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूरे किचन में हवा के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। कोई पंखा या एग्जॉस्ट फैन तक नहीं था। 3 महीने इस जगह पर रहने के बारे में सोचकर ही उसका दम घुटने लगा, लेकिन फिर उसे करिश्मा का ख्याल आया और उसने अपने मन को मजबूत किया कि करिश्मा के लिए वो कुछ दिन की तकलीफ उठा सकता है। विक्रम के गांव में हर त्योहार और खास मौकों पर सभी लोग मिलजुल कर खाना बनाते थे और एक साथ खाते थे, इसलिए 30 लोगों का खाना बनाने में उसे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। 1 घंटे बाद जब कमांडर और सैनिक डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो टेबल पर लगे हुए दाल, चावल, सब्जी और रोटी के बर्तन देखकर हैरान रह गए। सबने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन किसी ने ना विक्रम को धन्यवाद दिया ना उसे खाने के लिए पूछा। उनके जाने के बाद पहले विक्रम ने खुद खाना खाया, उसके बाद सारे बर्तन और पूरा किचन साफ किया। जब वो स्टोव के पीछे बने कमरे में पहुंचा तो वहां की हालत भी काफी खराब थी। धूल भरे कमरे में हर तरफ जाले लगे हुए थे। लकड़ी के तख्त पर कोई गद्दा या चादर नहीं थी। कमरा बेहद छोटा और सीलन भरा था। विक्रम ने पूरी मेहनत से एक एक चीज झाड़ी पोंछी। सफाई होने के बाद जब उसने खिड़की खोली तो बाहर की हवा से कमरे में थोड़ी सांस आने लगी। कैंप के मैनेजर से विक्रम ने जरूरत का सभी सामान लिया और तख्त को साफ सुथरा बिस्तर बनाया। इन सब के बाद विक्रम ने थकान मिटाने के लिए कुछ देर योग किया और ध्यान लगाया। जल्दी ही वो फिर से ताकत और स्फूर्ति महसूस करने लगा, लेकिन शाम की घटनाएं उसे परेशान कर रही थी। वो कितने उत्साह के साथ ट्रेनिंग कैंप में आया था, लेकिन यहाँ आकर उसे सिर्फ अपमान और तिरस्कार मिला। इस अन्याय का कोई कारण ना होते हुए भी विक्रम के पास इसे बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर क्यों उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा था? तभी उसे यहाँ आने का मकसद याद आया। उसका मकसद अपने आप को और मजबूत बनाना और पराक्रम शक्ति सीखना था। कमांडर या दूसरे कैडेट के अच्छे या बुरे व्यवहार से उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही उसके पास इस बारे में सोचते रहने का वक्त था। अगर उसे कमांडर से ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली थी तो उसे खुद अपने आप को ट्रेनिंग देनी होगी। ये फैसला लेने के बाद विक्रम को हल्का महसूस होने लगा। उसने हिसाब लगाया कि दिन में 3 बार खाना बनाने और किचन साफ करने में उसे 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। रात को 3 घंटे की नींद लेकर उसके पास करीब 15-16 घंटे अपने लिए बचते थे। सबसे बड़ा सवाल था कि वो ट्रेनिंग कहाँ से शुरू करे। विक्रम को जब करिश्मा की फुर्ती और पराक्रम याद आया तो उसने अपने आप को पहले जंगल में लड़ाई के लिए उपयुक्त बनाने का फैसला किया। कैडेट के तौर पर उसे खाली गन दी गई थी। गन लेकर विक्रम खिड़की के रास्ते कैंप के पीछे वाले जंगल में जा पहुंचा। कई घंटे अभ्यास करने के बाद जब वो वापस आया तो रात के 3 बज रहे थे। कुछ देर सोकर विक्रम सुबह 6 बजे उठ गया और सबके लिए नाश्ता बनाया। खाने के बाद जब वो सफाई कर रहा था तो उसने देखा सभी कैडेट्स वजनदार बैग उठाकर दौड़ रहे हैं। कुछ देर बाद वो रस्सी की बनी सीढ़ियों पर तेजी से उतरने चढ़ने की प्रैक्टिस करने लगे। जंगल में जाकर पहले विक्रम ने अपने बैग में ढेर सारे पत्थर भरे और कुछ घंटे तक बिना रुके दौड़ता रहा। फिर उसने छोटे बड़े पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने का अभ्यास किया। तब तक दोपहर का खाना बनाने का समय हो गया था। अगले कई दिन यही प्रक्रिया चलती रही। कैडेट्स को देखकर विक्रम उनसे मिलते जुलते अभ्यास जंगल में करता, लेकिन वक्त पर आकर सबके लिए खाना बनाता। सभी कैडेट ज्यादातर उसे नजरअंदाज करते थे, पर डाइनिंग हॉल में आते जाते वक्त वो उसका मजाक उड़ाते। कमांडो बनने आया था, कुक बन गया। उद्धरण। सिफारिश से यहाँ आ तो गया लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। उद्धरण। खुद में दम नहीं है इसीलिए चुपचाप खाना बनाता रहता है, वरना कमांडर के हाथ पैर जोड़कर ट्रेनिंग में शामिल होने की कोशिश करता।
उद्धरण, वापस जाकर अपने यूनिट को क्या बताएगा कि आलू कैसे छीलते हैं और कद्दू कैसे काटते हैं। उद्धरण, सबके ठहाकों से और इस तरह की बातों से विक्रम को फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर रहता। कैडेट्स की दिनचर्या के हिसाब से उसने अपने लिए रोज अलग अलग तरह की प्रैक्टिस का नियम बनाया हुआ था। कभी वह पेड़ों के बीच में दौड़ लगाता तो कभी ऊंची टहनी के पत्तों पर छुरी से निशाना साधने की कोशिश करता। बॉक्सिंग के लिए वो हाथ पर कपड़ा बांधकर तब तक पेड़ के तने पर मुक्के मारता रहता जब तक उसके हाथ लहूलुहान नहीं हो जाते। अपने परिवार से सीखे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के तरीकों से वो हमेशा सजग और फुर्तीला रहता था। कैंप में हो रही घटनाओं की खबर जब खुफिया तरीके से कर्नल पठानिया के पास पहुंची तो वो मुस्कुराने लगे। मुझे लगा था नए लड़के को यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन यहाँ तो ट्रेनिंग के साथ साथ उसे जिंदगी का अनुभव भी मिल रहा है। अच्छा है, वो जितना सख्त बनेगा हमारा काम उतना ही आसान होगा। उद्धरण, खबर लाने वाले ने हैरान होकर पूछा, इसका मतलब आप कमांडर को कुछ नहीं कहेंगे? लड़के के साथ जो हो रहा है वो सही है क्या? ट्रेनिंग कैंप में सही गलत से ज़्यादा ये जरूरी है कि हर कैडेट को मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करने की आदत हो जाए। उस लड़के के लिए ये एक तरह का टेस्ट है। इस हालत में भी अगर वो शांत रहकर अपने आप को मजबूत बनाता रहा तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, कर्नल पठानिया ने समझाया। और रही कमांडर की बात, ट्रेनिंग कैंप के कमांडर के लिए ये जरूरी है कि वो अपने कैडेट्स को डिसिप्लिन में रखें, उनके साथ नर्म ना हो और कभी उनका हमदर्द बनने की कोशिश ना करें। कमांडर जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। उद्धरण, कुछ देर बाद जब वो कमरे में अकेले थे तो कर्नल पठानिया किसी के बारे में सोचकर गर्व से मुस्कुराने लगे। तुम्हारा चुनाव बिल्कुल सही था। उद्धरण, कैंप में कुछ दिन बाद सुबह नाश्ते के वक्त विक्रम को पता चला कि आज की ट्रेनिंग में कमांडर गन से निशाना लगाने की तकनीक सिखाने वाले हैं। विक्रम ने फैसला किया कि आज वो पीछे जंगल में नहीं जाएगा। जब सभी कैडेट्स मैदान में इकट्ठे हो गए तो कमांडर ने उन्हें अपनी गन हाथ में लेने के लिए कहा। सबसे दूर एक कोने में विक्रम भी अपनी गन थामे ध्यान से कमांडर की बात सुन रहा था। कुछ देर बाद उसको महसूस